हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को पता है कि यहां पर हम असिस्टेंट प्रोफेसर एडवर्टीजमेंट 51 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें जीएस का पोर्शन आपको कवर कराया जाता है और साथ में एजुकेशन विषय की तैयारी हम करते हैं। और इसी तरह से यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 की भी तैयारी होती है एजुकेशन विषय की। तो आज की इस क्लास में हम लोग करेंट अफेयर्स को रिविज़न करेंगे, जिसमें आपको जनवरी, फरवरी, मार्च 2024 का पूरा करेंट अफेयर यहाँ पर रिवाइज करा दिया जाएगा। तो आप पूरा इस वीडियो को गो थ्रू करिएगा, पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर छूट जाएंगे। ठीक है, और भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग इस तरह की मैं 3 वीडियोस और दूंगी, जिसमें आपको 3-3 महीने का ऐसे कवर करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ 2024 का पूरा कर लेंगे। 2025 का जनवरी, फरवरी, मार्च तक का मैंने करवा दिया है, तो आपका करेंट अफेयर के लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। और सभी लोगों का इस चैनल पर स्वागत है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर ऑलरेडी PDF दी हुई हैं, तो आप लोग उनको देख लीजिए। अब देखिए, ये जो घटनाएं हैं ये जनवरी, फरवरी, मार्च की हैं, तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और सबको सिलसिलेवार ढंग से देखते शुरू करेंगे, जिससे आपको एक क्विक रिवीजन आपका हो जाएगा। जनवरी 2024 में राजस्थान में संयुक्त सैन्य अभ्यास सारदा तनिष्क, मतलब तनिष्क कह रही हूँ, तनसीख है ना, तनसीख है। ठीक है, तो चलिए ये भी अच्छा है, तनिष्क से याद रखिएगा, तनसीख है ना। तो ये है, किन 2 देशों ने भाग लिया था इसमें, तो सादा तनसीख ये है आपका भारत और सऊदी अरब के बीच में। ठीक है, ये आपका ये राजस्थान में हुआ था, संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था। और देखिए तनिष्क से याद रखिएगा ना, तनसीख है ना, तो बिल्कुल। और देखिए नेक्स्ट है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार हुए हिम तेंदुए की जनसंख्या आकलन के अनुसार भारत में हिम तेंदुए की अनुमानित कुल संख्या कितनी है। तो अब इस समय यहाँ पर जो तेंदुए की जनसंख्या है ये 718 है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हिम तेंदुआ जनसंख्या आकलन के अनुसार भारत में किस राज्य में हिम तेंदुए मतलब लेपर्ड्स की संख्या सबसे अधिक है। तो ये है लद्दाख में सबसे अधिक है। ठीक है, ये है आपके 477 सबसे अधिक लद्दाख में है। उसके बाद उत्तराखंड, फिर हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और जम्मू कश्मीर में से यहाँ पर सबसे कम है 9। ठीक है, तो लेपर्ड की संख्या यहाँ पर लद्दाख में, हिम तेंदुआ जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये अभी इनका आकलन हुआ था, इसी के अनुसार ये रिपोर्ट में कहा गया है। नेक्स्ट आप देखो, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2021 के पुरुष एकल फाइनल में कौन विजयी हुआ। तो ये थे जैनिक सिनर, नाम याद रखिएगा। जैनिक सिनर ने 28 अगस्त 2024 को ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप के पुरुष एकल फाइनल में जीत हासिल की है। और जैनिक सिनर 1976 में एडियानो पनाटा, मतलब ये सबसे पहले थे और उसके बाद ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले इतालवी व्यक्ति बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, 2024 में गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या थी। तो ये थी आपकी, देखिए यहाँ पर 2024 की बात हो रही है, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। ये थी आपकी यहाँ पर 2024 की। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये 2024 की है। और उसके यहाँ पर देखिए, इसमें विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका थीम पर आधारित इस परेड में जन भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए 13,000 विशेष अतिथि शामिल हुए थे। और अगर हम 75वां गणतंत्र दिवस था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आपका 75वां था, यहाँ पर 75वें गणतंत्र दिवस की बात हो रही है। और 26 जनवरी 2025 को भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। और इस बार की थीम क्या थी 2025 की, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, है ना। तो दोनों ही यहाँ पर है, दोनों याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट है, जनवरी 2024 में भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन देशों ने भाग लिया। ठीक है, तो ये अभ्यास डेजर्ट नाइट है, इसमें फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, तो ये इंडियन एयरफोर्स ने 23 जनवरी 2024 को अरब सागर के ऊपर फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल और संयुक्त अरब अमीरात, मतलब फ्रांस और यहाँ पर UAE वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किया था। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप देखो, प्रोफेसर BR कंबोज, जिन्हें हाल में 14वें MS स्वामीनाथन पुरस्कार का विजेता घोषित किया है, ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो ये कृषि विज्ञान से संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए ये सारे सवाल, ऐसे जो सवाल है ना, ये आपके पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व वाले सवाल में से बनते हैं। हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो ये है अरविंद पनगड़िया। 16वां वित्त आयोग जो है अभी गठित हुआ था, तो इसके अध्यक्ष बने हैं
अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया है। और इनका नाम भी याद रखिए, ऋत्विक रंजनम पांडे, इनको वित्त आयोग का सचिव बनाया गया है। ठीक है, तो अरविंद पनगड़िया जनवरी 2015 से अगस्त 2017 तक नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पर 16वें वित्त आयोग को अपनी रिपोर्ट 2 वर्ष में जमा करनी है। तो ये जो 16वां वित्त आयोग है ये कब तक के लिए अपने रिकमेंडेशंस देगा, 2026-27 से लेकर 2030-31 तक। और इसमें क्या चीज़ें कही हैं, किन किन की सिफारिशें देगा, तो केंद्र सरकार द्वारा गठित 16वां वित्त आयोग केंद्र और राज्य के बीच करों के बंटवारे के साथ साथ आपदा प्रबंधन पे सिफारिशें देगा। ठीक है, तो केंद्र और राज्य के बीच करों के बंटवारे और आपदा प्रबंधन, ये सारे टॉपिक हैं। ये राज्य में पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों के अनुपूरण के लिए राज्य की समेकित निधि बढ़ाने के लिए भी आवश्यक उपायों को सुझावेगा, है ना। तो पंचायत और नगर पालिका के जितने रिसोर्सेज हैं उनके लिए भी सुझावों को देगा। अब हम भारत रत्न के बारे में बात कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनना चाहिए। ठीक है, भारत रत्न 2024, तो क्वेश्चन आपका कैसे पूछा जा सकता है और इस तरह के इसी के आधार पर और आगे किस तरह बन सकते हैं। किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा 2024 में की गई थी। तो ये देखिए, ये थे आपके कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, काफ़ी नाम सुना होगा आपने। अब भारत रत्न क्या होता है, तो देखिए ये जो है पुरस्कार ना, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। ये पुरस्कार मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा या प्रदर्शन की मान्यता के लिए दिया जाता है। तो 23 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई। और इसी तरह जो भारत रत्न दिए गए हैं 5 लोगों को दिए गए हैं 2024 में। आगे हम इनके सबके नाम भी देख लेंगे और उनके कार्य क्षेत्र क्या थे वो भी देखेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए, ये जो घोषणा थी उनके 100वीं जयंती की पूर्व संध्या पर की गई थी। तो ये भारत रत्न सम्मान के 49वें प्राप्तकर्ता हैं, है ना। तो कर्पूरी ठाकुर जी को ये दिया गया था। कर्पूरी ठाकुर की पहचान किस रूप में है, तो ये एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक एवं शिक्षक थे और बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मतलब यहाँ पर ये इनका जो कार्यकाल था 1970 से 71, 77, 79 के बीच में था। कर्पूरी ठाकुर ने उन्होंने मतलब बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पे कार्य किया था। कर्पूरी ठाकुर ने भूमि सुधार, शिक्षा और गरीबी उन्मूलन के लिए अभूतपूर्व पहल लागू की थी और जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए लड़कियों के लिए फ्री एजुकेशन और सकारात्मक कार्रवाई नीतियों के माध्यम से सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए इनको याद किया जाता है। ठीक है, तो एक सामाजिक क्षेत्र में इनकी जो है अच्छी मतलब पहचान थी कर्पूरी ठाकुर जी की। अब उसके बाद देखिए किसको मिला है, दूसरे नंबर पे लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिला है। ठीक है, इस तरह से 5 लोगों को मिला है। तो फरवरी 2024 को राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई। और आडवाणी क्या है, बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। फिर ये उप प्रधानमंत्री भी रहे जून 2002 से मई 2004 तक। ठीक है, तो इन्होंने लंबी अवधि तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर कार्य किया है। तो लाल कृष्ण आडवाणी जी को, और जिनको मरणोपरांत मिला है उनको मैंने बता दिया है ना, आगे भी जिसको जैसे मिला है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। चौधरी चरण सिंह जी को तीसरे नंबर पे चौधरी चरण सिंह जी का नाम आता है, इन्हें भी भारत रत्न मिला है। अब यहाँ पर इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है, तो 9 फरवरी 2024 को इनको भी राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा चौधरी चरण सिंह जी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। और ये प्रधानमंत्री रहे कब तक, 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक ये मतलब प्रधानमंत्री थे, बहुत कम टाइम के लिए थे, 1979 से 80 तक, है ना। इन्होंने 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित किया और ये उत्तर प्रदेश में भूमि सुधारों के मुख्य वास्तुकार थे। तो इनका जो निकनेम है वो भी याद रखिए कि इनको अदर किस नेम से जाना जाता है, तो उत्तर प्रदेश में भूमि सुधारों के मुख्य वास्तुकार के रूप में। चौथे नंबर पे कौन है, पीवी नरसिम्हा राव जी को मिला है भारत रत्न, इनको भी मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। 9 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति सचिवालय के द्वारा विज्ञप्ति के अनुसार जो विज्ञप्ति जारी हुई, पीवी नरसिम्हा राव को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, इसकी घोषणा की गई। और ये जो हैं प्रधानमंत्री रहे भारत के कब से कब तक, 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक। ठीक है, ये इनका कार्यकाल था। और इन्हें किस तरह से कहा जाता है, तो फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इनको इस नाम से पुकारा जाता है, भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक।
ठीक है। यहाँ पर ये जो थे उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार के रूप में थे चौधरी चरण सिंह, है ना, यहाँ पर अभी हमने देखा। और पीवी नरसिम्हा राव को भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में जाना जाता है। फिर है 5वें नंबर पे MS स्वामीनाथन, इनको भी भारत रत्न जो है मरणोपरांत ही दिया गया है। इनको भी 9 फरवरी 2024 को जो है प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई जिसमें MS स्वामीनाथन को, डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी को मरणोपरांत यहाँ पर सम्मानित किया गया। MS स्वामीनाथन हैं कौन? तो एक कृषि वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारत में हरित क्रांति के कार्य को मतलब आगे बढ़ाया था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की बात आएगी तो MS स्वामीनाथन का नाम जाना जाता है और इसीलिए इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में मतलब इनको रेफरेंस दी जाती है। ठीक है, तो MS स्वामीनाथन का नाम आपने देखा, PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, है ना। तो इस तरह से 5 नाम आपने देख लिए। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर, है ना। तो ये हो गए आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, तो ये है डेनिस फ्रांसिस, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सदस्य, है ना, अध्यक्ष। तो इस समय अध्यक्ष हैं डेनिस फ्रांसिस। ये जनवरी 2024 को भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे थे और यहाँ पे बने हैं अध्यक्ष। ठीक है, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये थे मान सिंह। ठीक, तो यहाँ पर इन्होंने हांगकांग में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है, किसने? मान सिंह ने। नेक्स्ट आप देखो अगला जो क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो ये तमिलनाडु कर रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स KIVG, है ना। तो 2024 का छठा संस्करण था, 19 जनवरी 2024 को शुरू हुआ और 31 जनवरी 2024 को समाप्त होगा। तो इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स तमिलनाडु राज्य के 4 शहरों चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई और त्रिची में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अब यहाँ पर नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में कौन कार्यरत है? अब देखिए नीति आयोग के पूछ रहा है ना, तो नीति आयोग के हैं डॉक्टर BR सुब्रमण्यम, इनका नाम याद रखिए, BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, नीति आयोग के CEO हैं BVR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है, जनवरी 2024 में फीफा फुटबॉल पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये हैं लियोनेल मेसी। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है, लियोनेल मेसी। इन्होंने लंदन में फीफा फुटबॉल पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। और लियोनेल मेसी ने पिछले 4 वर्षों में तीसरी बार ये पुरस्कार हासिल किया है। ठीक है, तो इनको जो है फीफा 2024 का फीफा फुटबॉल पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार खिलाड़ी का अवार्ड मिला है। अगला है, जनवरी 2024 में पुरस्कार समारोह में किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला? तो ये है एटाना बोनामाटो, है ना, एटाना बोनामाटी, इनको सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला। तो पुरुष का महिला का दोनों का आपको पता होना चाहिए, आपको याद हो गया होगा, है ना। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करिए। देखने वालों की संख्या इतनी ज़्यादा, लाइक तो कुछ होता ही नहीं है, है ना। नेक्स्ट है, भारत के सबसे लंबे पुल का क्या नाम है? तो सबसे लंबा जो पुल है ये है अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी न्हावा शेवा अटल सेतु। ठीक है, ये इसका नाम है, अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी न्हावा शेवा अटल सेतु। तो भारत के सबसे लंबे पुल, और इसका जो उद्घाटन किया था मोदी जी ने किया था। तो सबसे लंबा पुल है अटल बिहारी वाजपेयी शेवरी न्हावा शेवा, है ना, कुछ अली भी नाम है। और देखिए यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है, आकाश NG मिसाइल परीक्षण प्रणाली की प्राथमिक क्षमता क्या है? तो उच्च गति फुर्तीले हवाई खतरों का अवरोधन। ठीक है, आकाश NG क्या है? एक अत्याधुनिक मिसाइल प्रणाली है जो उच्च गति फुर्तीले हवाई खतरों को रोकने में सक्षम है। और DRDO रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने 12 जनवरी 2024 को ओडिशा के तट पर चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से नई पीढ़ी की आकाश NG मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो ये DRDO द्वारा अत्यधिक कम ऊंचाई पर उच्च गति वाले मानव रहित हवाई लक्ष्य को निशाना बनाकर किया गया। ठीक है, तो विशेषता क्या है? मानव रहित हवाई लक्ष्य, है ना। और ये जो है सरफेस टू एयर, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली है, ये भी पता होना चाहिए। ये सारे सवाल किसी भी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो ये है शेख हसीना। इनको लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की शपथ इन्होंने ली है। लैग्रेंजियन पॉइंट
L1 क्या है? देखिए, तो ये एक ऐसा बिंदु जहां गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी और सूर्य के बीच संतुलन तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो इसरो ने जो है 6 जनवरी 2024 को सफलतापूर्वक आदित्य L1 उपग्रह को लैग्रेंजियन बिंदु के आसपास अपनी कक्षा में स्थापित किया। अब लैग्रेंजियन जो पॉइंट है ना L1, ये एक ऐसी जगह होती है जहां पर पृथ्वी और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल संतुलन प्राप्त करता है, और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ना, ये इससे क्या होता है कि जो सूर्य है वो मतलब वहाँ पे टिका रहता है, तो कोई भी ऑब्जर्वेशन आराम से लिया जा सकता है। तो ग्रहण की बाधा के बिना सूर्य का अवलोकन संभव होता है ना। तो इस तरह से यहाँ पर वो जो है मतलब चक्कर लगा रहा है, तो उसको हम अवलोकन उसका कर सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो संतुलित रहता है। अगर कम ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि उसमें मतलब वो सही से आप वहाँ पे स्टेबल नहीं रह पाएंगे, है ना। तो ये चीज़ होती है। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में सरकार द्वारा लॉन्च किया गया प्रेरणा क्या है? अब ये प्रेरणा अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि ये क्या है, तो ये एक शिक्षण कार्यक्रम था। ठीक है, और भारत मतलब ये किया गया कंडक्ट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो शिक्षा मंत्रालय है, जो MHRD पहले था, अब उसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कह दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय, उसके द्वारा चलाया गया है। किसके अंतर्गत? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इसका उल्लेख है। तो जो प्रेरणा है भारतीय शिक्षा प्रणाली के सिद्धांतों और मूल्य आधारित शिक्षा के दर्शन के अनुरूप है। तो ये क्या है? एक अनुभवात्मक मतलब यहाँ पर शिक्षण कार्यक्रम है। ठीक है, तो यह आपका आंसर हो जाता है, एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम है। इसका मेन फोकस क्या है? विद्यार्थियों में नेतृत्व गुणों का विकास करना। तो NEP 2020 वैसे भी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को यहाँ पर महत्व देती है ना। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सी चीज़ें कही गई हैं जो आपकी पिछली शिक्षा नीति से उससे इतर बातें यहाँ पर कही गई हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका विद्यार्थियों में नेतृत्व गुणों का विकास करने के लिए प्रेरणा कार्यक्रम चलाया गया है। 2024 में MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? तो ये है प्रोफेसर BR कम्बोज को मिला है। ये यहाँ पर चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं प्रोफेसर BR कम्बोज। MS स्वामीनाथन पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया है। ठीक है, तो कहाँ के हैं? चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, जनवरी 2024 में राजस्थान में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो ये है, देखिए ये है आपका डेजर्ट साइक्लोन 2024 राजस्थान में हुआ था, भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE के बीच में। ठीक है, तो ये जो है आपका। नेक्स्ट है, 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह में शामिल होने वाले नए सदस्य कौन हैं? तो देखिए अब यहाँ पर कुछ नए सदस्य भी जुड़े हैं, जिसमें आपके मिस्र है, इथियोपिया है, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, तो इस तरह से ये ब्रिक्स समूह के नए सदस्य हैं। नेक्स्ट है, आप देखिए अब हम फरवरी के कुछ करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे, जिसमें क्वेश्चन है किंग चार्ल्स III के तहत मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो ये है सुनील भारती मित्तल। ये भारतीय एंटरप्राइजेस के संस्थापक हैं और अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन और भारत के व्यापारिक संबंधों में उनकी सेवाओं के लिए ब्रिटेन के राजा हैं चार्ल्स III इनके द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित इनको किया है। किनको? सुनील भारती मित्तल। ठीक है, तो भारतीय एंटरप्राइजेस के संस्थापक हैं। भारत का नया लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? आप देखिए ये हैं, ये तो नाम आपको याद हो जाना चाहिए, न्यायमूर्ति AM खानविलकर, है ना, और इनको भारत का नया लोकपाल नियुक्त किया गया है। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का क्या नाम है? तो ये है होमोसेप एटम। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? देश भर में मैला ढोने की प्रथा को खत्म करना और स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देना। अगला है क्वेश्चन, फरवरी 2024 में नई दिल्ली में PM मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया भारत टैक्स 2024 कार्यक्रम किस क्षेत्र से संबंधित है? अब देखो अगर ऐसे आपसे लिखा हुआ पूछा जाए कि भारत टैक्स क्या है, तो हम क्या सोचेंगे कि जरूर टेक्नोलॉजी से संबंधित होगा, लेकिन ये है कपड़ा से संबंधित। ठीक है, तो ये नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टैक्स 2024 का उद्घाटन किया है। और ये जो है ना भारत टैक्स 2024 भारत में आयोजित अब तक के सबसे बड़े वैश्विक कपड़ा कार्यक्रमों में से एक है, जिसमें 100 से भी अधिक देशों की भागीदारी है। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। देश के सबसे लंबे सिग्नेचर स्टे ब्रिज का क्या नाम है, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात में उद्घाटन किया है? तो ये है सुदर्शन सेतु। ठीक है, तो सबसे लंबा सिग्नेचर स्टे ब्रिज, और ये कहाँ पर है? इन्होंने देखिए मोदी जी ने 25 फरवरी 2024 को गुजरात के द्वारका में ओखा
ठीक है, ओखा मुख्य भूमि और बेट द्वारिका जिसको कहा जाता है, द्वीप को जोड़ने वाले लगभग 2.32 किलोमीटर लंबे देश के सबसे लंबे हस्ताक्षर पुल सुदर्शन सेतु को समर्पित किया है। तो गुजरात में है ओखा, मतलब ओखा वहाँ पे एक जगह का नाम है, सबसे लार्ज समुद्र के पास है, ठीक है। और यहीं पे कृष्ण जी का द्वारिकाधीश मंदिर भी है ना, तो जो लोग गए होंगे उन्होंने देखा होगा, ओखा में है। नेक्स्ट है चंद्रमा पे उतरने वाले पहले निजी अंतरिक्ष यान का क्या नाम है? तो ये था ओडिसियस। यहाँ पर सब चंद्रमा पर उतरने वाले पहले निजी अंतरिक्ष यान का नाम है ओडिसियस। और इसको बनाया किसने? तो इंटुइटिव मशीन्स द्वारा निर्मित ओडिसियस ने 1972 में अपोलो 17 के बाद चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अमेरिकी निर्मित अंतरिक्ष यान बनकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, ठीक है। तो इस तरह से ये निजी कंपनी के द्वारा चंद्रमा पर उतरने वाली पहली घटना थी। और किस निजी कंपनी ने बनाया? तो ये तो पता ही है, इंटुइटिव मशीन्स के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है रायसीना डायलॉग के 2024 संस्करण का विषय क्या था? रायसीना डायलॉग है क्या? तो देखिए ये जो संस्करण था ना, रायसीना डायलॉग का 9वां संस्करण 21 से 23 फरवरी 2024 नई दिल्ली भारत में शुरू हुआ। यह प्रतिष्ठित सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने आने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करते हुए भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र पर चर्चा के लिए भारत के प्रमुख मंच के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो रायसीना डायलॉग है और इसका जो ये था ना विषय, ये था आपका चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। देखिए सब मिलते जुलते हैं ना, लेकिन आपको याद रखना है चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग और निर्माण। 2024 T20 विश्व कप कहाँ आयोजित होने वाला है? तो ये कैरेबियन और संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पर जून में होगा। ये मतलब हो चुका होगा अब तक, है ना, तो ये हो चुका है। T20 T20 विश्व कप 1 जून से 29 दिन तक कैरेबियन और यूएसए में हुआ, ठीक है। और इसमें 20 टीमें शामिल हुई थी। नेक्स्ट है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षा से संबंधित है। अपार का मतलब क्या है? अपार का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। एक तरह का ये क्या है, यूनिक आईडी की तरह है ना। तो इस तरह से इसको कहा गया अपार, जिसे वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के रूप में भी जाना जाता है। और इसका उपयोग कहाँ पे करेंगे? तो छात्रों की शैक्षणिक प्रगति और उपलब्धियों को ट्रैक करने के लिए। तो अपार केवल एक विशिष्ट शैक्षिक चरण के लिए नहीं है, ये छात्रों के लिए उनकी शैक्षणिक यात्रा के दौरान आजीवन डिजिटल पहचानकर्ता के रूप में कार्य करता है। तो ये एक उनकी आईडी के रूप में काम करेगा, ये डिजिटल रूप में है, ठीक है। तो कहीं पर भी ये एक जैसे आधार होता है उसी तरह ये अपार है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, है ना। नेक्स्ट है ये जो है मोदी जी की योजना है, यहाँ पर देखिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य क्या है ना। तो ये देखिए मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ है और 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली से रोशन करना, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने इस योजना की शुरुआत की थी मोदी जी ने, और इस योजना का लक्ष्य 1 करोड़ घरों को रोशन करके मुफ्त बिजली प्रदान करना है। हर महीने 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त बिजली की पेशकश यहाँ पर की जाती है, ठीक है। तो ये जो है योजनाएं जो चलाई जा रही है ये सब भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए कौन से भारतीय प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मामलों और वित्त मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं, है ना। तो ये हैं चौधरी चरण सिंह, इन्होंने इन सब भूमिकाओं में काम किया है। मतलब प्रधानमंत्री के रूप में, देखिए भारत के तीसरे उप प्रधानमंत्री और 5वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह और वित्त मंत्री जैसे पदों पर भी रहे चौधरी चरण सिंह, ठीक है। अब देखिए कुछ पुरस्कारों के बारे में जान लीजिए। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 का, देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दिया गया है किसको? 2 लोगों को मिला है। संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य, काफ़ी सुना होगा, जब अयोध्या में अभी रामलला की मूर्ति का वहाँ पे हुआ था, है ना, उसको स्थापना हुई है, तब इनका नाम बहुत चर्चा में आया है, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी। और प्रसिद्ध उर्दू गीतकार गुलजार को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चयनित किया है। अब देखिए गुलजार के नाम से प्रसिद्ध संपूर्ण सिंह कालरा हिंदी सिनेमा में अपने कार्य के लिए पहचाने जाते हैं और वर्तमान समय में लोकप्रिय उर्दू कवियों में से एक हैं गुलजार, है ना। और रामभद्राचार्य जी रामानंद संप्रदाय के वर्तमान 4 जगत गुरु रामानंदाचार्यों में से एक हैं, ठीक है, रामभद्राचार्य। और 1982 से वे इस पद पर बने हुए हैं। वे चित्रकूट में तुलसी पीठ के भी प्रमुख हैं और इनको देखिए 22 भाषाओं का ज्ञान है। 22 भाषाओं पर अधिकार रखने वाले रामभद्राचार्य जी ने संस्कृत, हिंदी, अवधी और मैथिली सहित
कई भारतीय भाषाओं में रचनाओं का सृजन किया है और 2015 में इन्हें पद्म विभूषण भी मिला था। ठीक है, तो ये आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। ये कौन है? तो ये प्रख्यात लेखक और राजनेता हैं शशि थरूर जी। इनको फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर डी ला लीजन डी होनूर, ठीक है, तो ये जो है सम्मान मिला है इनको फ्रांस का, शेवेलियर डी ला लीजन डी होनूर, है ना। ये इस तरह से कुछ याद रखेंगे और इस तरह, इसीलिए मैंने सीक्वेंस से पढ़ाना शुरू किया ताकि चीज़ें आपको याद रहें। बाफ्टा पुरस्कार 2024, अब ये देखिए 18 फरवरी 2024 को लंदन में 77वें बाफ्टा ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स सेरेमनी का आयोजन किया गया। लंदन में हुआ था, 77वें नंबर का था। और इसमें देखिए बाफ्टा पुरस्कार 2024 में ओपेनहाइमर को 13 कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला था, जिनमें से 7 में फिल्म को अवार्ड मिला है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक ये जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्या है, ओपेनहाइमर है। और इसमें देखिए ये सारे इनके नाम हैं, है ना। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? क्रिस्टोफर नोलन, ओपेनहाइमर के। ठीक, तो ये हैं। पुअर थिंग्स को सबसे ज़्यादा अवार्ड मिले हैं, 5 कैटेगरी में अवार्ड जीते हैं। तो ज़्यादातर आपको यही पूछेगा कहाँ पे हुआ था और किस फिल्म को मिला है। तो बाफ्टा पुरस्कार ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स ओपेनहाइमर को मिला है। नेक्स्ट है 66वां वार्षिक ग्रैमी अवार्ड। ये कहाँ पे हुआ था? फरवरी 2024 में अमेरिका के लॉस एंजल्स में हुआ 66वां ग्रैमी अवार्ड समारोह आयोजन हुआ था। और इसमें देखिए यहाँ पर ग्रैमी अवार्ड 2024 जीतने वाले 5 भारतीय संगीतकार हैं। देखिए इसमें भारतीय संगीतकारों के एक फ्यूजन संगीत समूह शक्ति ने दिस मोमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम की श्रेणी में 2024 का ग्रैमी पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो एक फ्यूजन संगीत समूह है शक्ति, दिस मोमेंट है ना, इसका ये नाम है। और इसमें कौन कौन से भारतीय संगीतकार हैं? तो ये हैं तबला वादक जाकिर हुसैन जी, जो कि अब नहीं रहे, बांसुरी वादक राकेश चौरसिया जी, गायक शंकर महादेवन जी, वायलिन वादक गणेश राजगोपालन और ताल वादक सिल्वा गणेश विनायक राम। ठीक है, तो ये इस तरह से 5 भारतीय संगीतकार हैं। नेक्स्ट है विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 का विषय क्या है? तो हम आपको पता है जो है यहाँ पर वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है ना। विश्व वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। और इस तरह से इसमें जो इसका जो थीम था यहाँ था जागरूकता, मतलब बढ़ाने और संरक्षण के लिए है। तो इसमें इसका थीम था आर्द्र भूमि और मानव कल्याण, है ना। तो ये इसकी वेटलैंड्स की थीम थी इस बार की। ठीक है, 2024 का विषय था आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। आपको बताना है कि अभी मार्च 2025 तक कितने वेटलैंड्स हैं, है ना, कितने रामसर हैं, आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपकी संख्या बतानी है कि कितने वेटलैंड हैं। ये होमवर्क आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है ना, ये पता होना चाहिए। अब हम मार्च के जो है करंट अफेयर के बारे में जान लेते हैं। 22 मार्च 2024 को लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में किसने शपथ ली थी? तो ये जो देखिए ये तो हैं खानविलकर, अभी हमने पढ़ा कि ये हैं लोकपाल के रूप में, है ना, अध्यक्ष के रूप में। और ये जो हैं ऋतुराज अवस्थी, ये हैं न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, इन्होंने न्यायिक सदस्य के, लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में। और अध्यक्ष कौन है लोकपाल के? तो AM खानविलकर, है ना। तो ये दोनों नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट है अगला जो क्वेश्चन है, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले भारत निर्वाचन आयोग के ऐप का नाम क्या है? तो देखिए आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए, है ना, तो भारत निर्वाचन आयोग के ऐप का नाम है सी विजिल। ठीक है, ये है आपका सी विजिल। ये चुनाव आयोग चुनाव प्रक्रिया की निगरानी करने और आचार संहिता उसमें लग जाती है ना, तो आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए सी विजिल ऐप का उपयोग करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब किसने पुनः प्राप्त किया है? तो यहाँ पर देखिए एलन मस्क का ही नाम आएगा, है ना। तो इन्होंने 231 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल संपत्ति के साथ सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में अपनी पोजीशन हासिल की है। उसके बाद कौन है? जेफ बेजोस और बर्नार्ड अर्नोल्ड, है ना। उत्तर प्रदेश का नया गृह सचिव किसे नियुक्त किया है? तो ये हैं दीपक कुमार, ये वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं, थे मतलब, ठीक है, अब ये नए गृह सचिव बने हैं उत्तर प्रदेश के।
नेक्स्ट है 18 से 20 मार्च 2024 तक भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली से में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए ये तो भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ प्रगति मैदान में स्टार्टअप महाकुंभ है ना। तो स्टार्टअप से मतलब क्या है, ये इंटरप्रेन्योरशिप के लिए है। तो निवेशकों और उद्यमियों के बीच नेटवर्किंग की सुविधा प्रदान करना, ठीक है। तो ये स्टार्टअप महाकुंभ है और ये चला था 18 से 20 मार्च 2024 तक। प्रगति मैदान नई दिल्ली में हुआ था। निवेशकों, नवप्रवर्तकों और महत्वाकांक्षी जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी महत्वपूर्ण भागीदारी को इसने आकर्षित किया है, ठीक है। तो ये हो गया, अच्छी पहल है। नेक्स्ट है हाल ही में हुए रूसी राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। तो व्लादिमीर पुतिन रूसी राष्ट्रपति है ना, इन्होंने अपने रिकॉर्ड में 5वां कार्यकाल हासिल किया है, ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में किसे भारत में चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। अब देखिए यहाँ पर ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू, ठीक है, इनके नाम आपको याद रखने हैं। सेवानिवृत्त IAS अधिकारी ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में कौन सा राज्य समान नागरिकता संहिता UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का भारत का पहला राज्य बन गया है। देखिए कोई भी पहला राज्य हो या पहली घटना हो उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। तो UCC यहाँ पर उत्तराखंड में जो है भारत का पहला राज्य बना है लागू करने वाला UCC। तो यहाँ पर देखिए इस विधेयक को मंजूरी दी थी द्रौपदी मुर्मू जी ने, उत्तराखंड विधेयक को, और इस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा, है ना। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, 12 मार्च 2024 को पोखरण में आयोजित भारत शक्ति अभ्यास क्या है। भारत शक्ति अभ्यास क्या है, स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाला एक सैन्य अभ्यास, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए मोदी जी ने पोखरण में आयोजित भारत शक्ति अभ्यास का अवलोकन किया और इस अभ्यास ने आत्मनिर्भरता अभियान के हिस्से के रूप में स्वदेशी रूप से निर्मित रक्षा हथियारों की क्षमताओं का प्रदर्शन किया, ठीक है। अब इसमें इस प्रदर्शन में पोखरण फील्ड पर फायरिंग रेंज में सेना, देखिए सारी सेनाएं हैं, सेना, नौसेना और वायुसेना की एकीकृत मारक क्षमता और युद्धाभ्यास क्षमताओं पर प्रकाश डाला गया। तो इस तरह से स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाला एक सैन्य अभ्यास है भारत शक्ति अभ्यास, ठीक। अगला INS जटायु क्या है ना। तो ये देखिए मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप में एक नौसैनिक हवाई अड्डा यह स्थापित किया गया, ठीक है। तो ये नौसैनिक अड्डा स्थापित किया गया लक्षद्वीप में, मिनिकॉय द्वीप में, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसको मिनिकॉय द्वीप में लक्षद्वीप में चला गया है। अगला है हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली। तो शहबाज शरीफ, इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। अब मार्च के कुछ जो है अवार्ड्स देखिए, 96वें ऑस्कर अवार्ड 2024, इसमें देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजल्स में 96वें ऑस्कर अवार्ड 2024 की घोषणा की गई थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ओपेनहाइमर को यहाँ पर है ना, वैसे वहाँ पे बाफ्टा अवार्ड हमने देखा, तो ऑस्कर 2024 में ओपेनहाइमर को 13 कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला, है ना। अब यहाँ पर देखिए बेस्ट एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, डायरेक्टर, इनके नाम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म है ओपेनहाइमर, निर्देशक हैं क्रिस्टोफर नोलन ओपेनहाइमर के, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मर्फी, किलियन मर्फी, अभिनेत्री कौन है, एमा स्टोन, पुअर थिंग्स के लिए इनको मिला है, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, तो ये सारे नाम आपको दिए हैं, ठीक है। तो वो 3-4 जो आगे के हैं इनको ज़रूर एक बार पढ़ लीजिए, बाकी आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म कौन सी थी, 20 डेज इन मारियुपोल, है ना। तो ये नाम हो गए। और देखिए अगला जो टॉपिक है बहुराष्ट्रीय अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस। अब देखिए ये क्या बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, इसका भी फरवरी में हुआ, 26 फरवरी से 8 मार्च तक सेशेल्स के पोर्ट विक्टोरिया में किया गया हो, ठीक है। तो ये इसकी जगह का नाम है, कहाँ पे हुआ है, और इसमें भारतीय नौसेना के जहाज INS तीर ने भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किया। इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है, पूर्वी अफ्रीकी तट और पश्चिमी हिंद महासागर के रणनीतिक जल में समुद्री रक्षा और सहयोग को बढ़ावा देना। 16 देशों ने लगभग भाग लिया था और भारतीय नौसेना वर्ष 2019 से इस अभ्यास में भाग ले रही है। तो ये नाम याद रहेगा, बहुराष्ट्रीय अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। तो इस अभ्यास में करीब 16 देशों ने भाग लिया है, ठीक है। नेक्स्ट और देखिए यहाँ पर कुछ दिवस देख लेते हैं महत्वपूर्ण जो है दिवस, है ना। ये
यहाँ पर ये दिवस देख लेते हैं, मार्च के हैं। और 1 मार्च को देखिए शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, सबके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सबके अधिकारों की रक्षा करें, ठीक है, ये इसकी थीम थी। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, लोगों और ग्रह को जोड़ना, वन्य जीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है, ये आपको ठीक से पढ़ लेना है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, ESG उत्कृष्टता के लिए सुरक्षा नेतृत्व पर ध्यान केंद्रित करें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सभी को पता है 8 मार्च को होता है। महिलाओं में निवेश करें, प्रगति में तेजी लाएं, ठीक है। और देखिए, और जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को है। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस 14 मार्च है, सभी के लिए पानी है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को है, उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार AI। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को है, टीके सभी के लिए काम करते हैं, ये थीम है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को है, हैप्पियर टुगेदर, ठीक है। फिर यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को है, वन और नवाचार। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 22 मार्च विश्व जल दिवस, शांति के लिए जल, ये इसकी थीम है, ठीक है। तो ये हो गए आज के कुछ आपके टॉपिक्स। जनवरी, फरवरी, मार्च आपका एक सिलसिलेवार ढंग से रिवीजन हो गया। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल पे बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है।